नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं गिलफोर्ड साहब के 3 डायमेंशन थ्योरी, जिसे हम आप देख रहे हैं कि बहुबुद्धि का त्रियामी सिद्धांत का अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो का नोटिफिकेशन, आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम पॉइंट पे चलते हैं। हम बात करने वाले हैं गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड साहब ने कुछ 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में वर्णन की। उन्होंने बताया कि और जो सारे लोग हो, आप बात कर रहे हो कि कारक के सिद्धांत को बात कर रहे हैं, सिर्फ कारकों पर ही निर्भर नहीं करती हमारी बुद्धि। हमारी जो बुद्धि होती है कुछ बीमाओं पर निर्भर करती है, और जिनके आधार पर हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं और एक सही डायरेक्शन में सही डिसीजन लेने में क्या करते हैं, योग्य बनते हैं उसके। ठीक है, फिर बात करते हैं गिलफोर्ड साहब की। तो गिलफोर्ड साहब ने उन्होंने बताया बुद्धि का 3D मॉडल बताया। कौन सा 3D मॉडल यानी 3 डायमेंशनल थी। यानी 3 डायमेंशनल कैसा होता है, आपने कोई क्यूब सा देखा होगा कि बचपन में या कभी भी आपने जो खेला होगा कि ये क्यूब था, क्यूब जैसा था, ऐसे इस तरह से आप उसे फोल्ड करते जाओ, पलटता जाएगा, फोल्ड होता जाएगा, मस्त लगता है दिखने में भी। ऐसे आंटते जाओ, पलटते जाओ। ठीक है, या तो आपने कभी लूडो खेला होगा। लूडो की जो उसमें की जो गोटियाँ होती हैं जो हम खेलते हैं, उस प्रकार से था 3D मॉडल। ओके, एक मिनट जरा हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये देखिए, इस प्रकार से 3D मॉडल उन्होंने बताया। कुछ बक्से जैसा बनाया था उन्होंने। इस प्रकार से उन्होंने बताया था कि ये प्रकार की जो होती हैं, इस प्रकार से हमारी बुद्धि होती हैं, जिसमें उन्होंने बताया ऑपरेशंस, उसके बाद कंटेंट और उत्पाद। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बताया था कि इस थ्योरी को, गिलफोर्ड के इस थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है, मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट। ओके, इनके इस थ्योरी को किसके नाम से जाना जाता है? मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं सीधा पॉइंट पे। इन्होंने बताया जो 3 डायमेंशन है, 3 बीमाएं हैं। और पहली बीमा क्या है? हमारी संक्रिया, दूसरी विषय वस्तु, तीसरी उत्पादन। संक्रिया दैट मीन्स ऑपरेशंस। क्या? ऑपरेशन। विषय वस्तु दैट मीन्स कंटेंट, और रिजल्ट जिसका मतलब उत्पादन होता है, या प्रोडक्ट या रिजल्ट। ठीक, इन्होंने बताया कि जब व्यक्ति कोई ऑपरेशन संक्रिया करता है, देखो याद करो वो दौर पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, किस प्रकार से बालक के माइंड में संक्रिया चल रही थी। पेन को जोड़ता था, तोड़ता था, और सारी चीजें। बाहर भी जब अपनी मम्मी या पापा के साथ जाता था तो देखता था, पहली बार किसी वस्तु को देखता था तो तुरंत पूछता था, मम्मी ये क्या है? ठीक, इस तरह से पूछता था। यानी कि उसके माइंड में ऑपरेशंस हो रहे थे, संक्रियाएं हो रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संक्रिया ऑपरेशंस की। तो बालक जो होगा, जो बुद्धि होती है, सबसे पहले हम संक्रिया की समझने की कोशिश करते हैं। इसमें या तो व्यक्ति अपने संज्ञान में कोई लेगा, क्या संज्ञान में कोई वस्तु लेगा, या फिर वह स्मृति में धारण करेगा, या फिर वह स्मृति लेखन करेगा, या फिर वो क्या करेगा, या तो वह परंपरागत चिंतन करेगा, ठीक, या फिर वह गैर परंपरागत चिंतन करेगा, या फिर विषय वस्तु के आधार पर, या फिर क्या करेगा, दिए गए तथ्यों का मूल्यांकन करेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी स्मृति संज्ञान में होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें रहती हैं, हमारे संज्ञान में रहती हैं। फिर बात करते हैं विषय वस्तु की। विषय वस्तु में उन्होंने बताया कुछ कुल मिलाकर 5 प्रकार से बताया था। पहला क्या था? विजुअल, ठीक, दृश्य। दूसरा श्रवण, सुनना। तीसरा सांकेतिक, सिंबल्स के माध्यम से। चौथा वर्ड, शाब्दिक। और लास्ट में उन्होंने बताया क्या था? व्यवहारिक था। और उत्पादन के अंतर्गत उन्होंने क्या लिखा? इकाई को लिखा, यूनिट को। जस्ट मिनट गाइस, ओके, या तो किसको रखेगा? कोई यूनिट हो सकती है, कोई वर्ग हो सकता है, कोई संबंध हो सकता है, कोई पद्धति हो सकती है, कोई प्रत्यावर्तन हो सकता है, कोई आशय हो सकता है। ठीक, सीधा पॉइंट पे आते हैं। क्या होता है संज्ञान? मेमोरी क्या होती है? मान लो आप
कोई बालक या आप भी कोई भी हो, तो पहली बार जब वो आग को देखता है क्या करता है, वो पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो पकड़ता है तो वह जल जाता है और अपना हाथ पीछे ले लेता है। इससे उसको क्या हुआ, संज्ञान आया। क्या हुआ, उसके कॉग्निशन में गया, संज्ञान आया। फिर दोबारा जब उसे जाता है देखने के लिए, तुरंत उसको याद आता है स्मृति धारण, अच्छा इस चीज़ से हम जले थे, इसलिए हमें क्या करना है, उसको छूना नहीं है। फिर जब परंपरागत चिंतन की बात करते हैं, परंपरागत चिंतन यानी कि दैट मीन्स कन्वर्जेंट थिंकिंग, ऐसी चिंतन जो सिर्फ एक दिशाओं में होती हैं, ठीक, उसे हम क्या करते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। मतलब अगर लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेगा बालक, मैं इसलिए जल गया, आग से किस लिए जला, बोलेगा मैं आग से इसलिए जल गया क्योंकि मैं आग को पकड़ रहा था, सिर्फ एक ही लॉजिक लगा रहा था, ठीक। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या करेगा, उसे चारों दिशाओं में सोचने की कोशिश करेगा, ठीक। अब क्या करेगा, इस तरह से कोई वस्तु देखेगा, वो आग किससे जल सकता है, कहीं आग लगी उससे जल सकता है, माचिस की तीली उसको जलाएगा वहाँ भी जल सकता है, सावधानी बरतनी होगी, ठीक है। या बिजली में से कहीं आग लग रही तो उसको भी शॉर्ट सर्किट होने से उससे भी डर लगेगा। यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, जो सभी दिशाओं में सोचने के योग्य हो, यहाँ से बढ़ता जाता है चारों दिशाओं में सोचने की क्षमता। और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, सिर्फ एक दिशा में सोचने की क्षमता होती है, दैट मीन्स परंपरागत चिंतन। और डाइवर्जेंट थिंकिंग मीन्स गैर परंपरागत चिंतन। और फिर उसके बाद इवैल्यूएशन, यानी दिए गए सारे तथ्यों का वो क्या करेगा, बाद में फिर मूल्यांकन करेगा, ओके। फिर बात करते हैं कि विषय वस्तु की कंटेंट की बात करें तो ये जो इसकी जो संक्रियाएं कर रहा है बालक, ये इसके संक्रिया करने के लिए कोई ना कोई विषय वस्तु होना जरूरी है। वो विषय वस्तु के आधार पर ही तो वह संक्रिया करेगा, और वो संक्रिया नहीं कर सकता है। बालक आग में क्यों जला, क्योंकि वो विषय वस्तु थी उसके सामने, कोई स्टिमुलस था, उद्दीपक था, जिसको छूते ही क्या हुआ, वह जल गया। इसलिए जो भी संक्रिया होंगी वह किसी न किसी विषय वस्तु के आधार पर होंगी। या तो वह वस्तु को देखेगा, या फिर उसको सुनेगा, या फिर कोई संकेत होगा, संकेतों के माध्यम से समझेगा, या तो उसके लिए कोई वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, वर्ड उसके माध्यम से वो समझने की कोशिश करेगा, या फिर वो कोई व्यवहार हो सकता है जिसके आधार पर क्या करेगा, वो अपनी पूरी संक्रिया करेगा, ऑपरेशंस करेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं उत्पादन की। तो जो वह संक्रिया कर रहा है किसी विषय वस्तु को देखकर, वो जो संक्रिया कर रहा है बालक, उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलेगा ना। जब उसका कोई रिजल्ट निकलेगा तो वह रिजल्ट एक इकाई हो सकती है, या एक वर्ग हो सकता है, या एक संबंध हो सकता है, या एक सिस्टम हो सकता है, पद्धति हो सकती है, या एक कोई परिवर्तन हो सकता है, या उसका कोई आशय हो सकता है। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? तो ये सारी बुद्धि उन्होंने बताया था कि बुद्ध की 3 बीमाएं होती हैं, और इन 3 बीमाओं में पहला हमारा क्या होगा, संक्रिया होगा, जिसे हम ऑपरेशंस कहते हैं। फिर जो उसके बाद विषय वस्तु होगा, जिसे हम कंटेंट कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा उत्पादन होगा, जिसे हम प्रोडक्ट या रिजल्ट कहते हैं। और इन्होंने बताया जो संक्रिया में कुल कितनी बुद्धि है, 6, ठीक। मेन पॉइंट फोकस करना गाइस, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके सीटेट एग्जाम में, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि इसमें टोटल कितनी है, 6, विषय वस्तु कितनी है, टोटल 5, उत्पादन कितना है, टोटल 6। तो अब इन सबको अगर मल्टीप्लाई करके उन्होंने बताया था कि टोटल कुल मिलाकर कितनी बुद्धि हो गई, 6 × 5 × 6 इज इक्वल टू 6 5 जा 30 और 36 जा 180। टोटल इन्होंने कुल मिलाकर कितनी बुद्धि के बारे में वर्णन किया था, 180 इकाई के बारे में इन्होंने बात की थी। कंफ्यूज है क्या? रुकिए, हम समझा रहे हैं आपको, जस्ट ए मिनट। अगर हम बात करें इस तरह से, देखिए, ठीक, सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, जस्ट ए मिनट गाइज, ओके, ठीक, क्लियर है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, सब सेम था, ठीक है। इन्होंने पहले दृश्य और श्रवण दोनों को एक बताया था, यानी कि दोनों को मिलाकर सिर्फ इन्होंने एक बताया था, एक हुआ। इज दैट क्लियर? अब यहां पर टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4, यहां पर 4 बचा, यहां पर 6 ऐसे रहने देते हैं, ठीक। और इसमें ये जो है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक, ये जो हुआ, इसमें इन्होंने क्या किया था, ठीक, इतनी चीजें हो गई ना। इन्होंने पहले इस दोनों को मिलाकर 1 बताया था, ठीक, फिर यहां पे कितना हुआ, 5 हुआ, ठीक। अब यहां पर जब 5 हुआ, ये 4, तो 5
और 1 गुणे 4 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 5 और 20 छक्का, टोटल 120। ठीक, शुरू में इन्होंने 1987 से पहले इन्होंने क्या किया था, सिर्फ इतने ही प्रकार की बीमाओं के बारे में बताया था। 3 बीमारी थी, लेकिन कुल मिलाकर टोटल इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा था, 120 आया था। लेकिन इनके डेथ होने के बाद 1987 में जब इनकी डेथ हुई, उनके बाद एक पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई जिसमें उन्होंने पूरा निचोड़ निकाल कर रखा था कि बीमाओं के बारे में 120 ही नहीं थी, टोटल उन्होंने मिलाकर कितना था, 180 था। बाद में जब उन्होंने पहले स्टडी किया था, उन्होंने पहले कि अच्छा जो दृश्य और श्रवण दोनों एक ही कॉन्सेप्ट नहीं हो सकते हैं, देखना एक अलग कॉन्सेप्ट है और सुनना एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसलिए क्या होता है, फिर इन्होंने जब इसको अलग अलग हुआ था, फिर इसको इन्होंने अलग अलग बताया। फिर यहाँ पे 1 के बजाय इन्होंने 2 लिखा, 1 और 2, ये अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग कॉन्सेप्ट है। फिर यहाँ पर 4 के बजाय टोटल कितना आया, 5 आया। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? तो यहाँ पर अभी 5 ही था, 5 ये गुणे 5 हुआ और गुणे 6 हो गया। ठीक, 6 पंचे 30 पंचे कितना हो गया, 150, 150। फिर इन्होंने बताया कितना हुआ टोटल, 150। फिर उसके बाद 1987 के बाद जब इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई, लॉन्च हुई पुस्तक, इनकी डेथ होने के बाद फिर उन्होंने बताया भाई कि स्मृति रिटेंशन, मेमोरी रिटेंशन और स्मृति अवलेखन, ये एक कॉन्सेप्ट नहीं हो सकते, ये भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है। यानी कि स्मृति लेखन मीन्स क्या होता है, आपने कोई चीज़ देखी और आज इट इज उसको अपने माइंड में ग्रहण कर लिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई संशोधन नहीं। जैसे आपने देखी सेम एज इट इज उसको आपने अपने माइंड में ग्रहण कर लिया, उसको तो हम क्या कहते हैं, स्मृति अवलेखन कहते हैं। लेकिन स्मृति रिटेंशन क्या होती है, स्मृति धारण क्या होती है, ये अलग चीज़ है। यानी कोई फैक्ट, कोई तथ्य, कोई कॉन्सेप्ट अगर हम सीख रहे हैं तो उसके पीछे के लॉजिक ढूंढेंगे हम। अगर कोई चीज़ भूल रहे हैं तो वो हमारी मेमोरी जो है उसको खुद रिटेंशन करवाएगी, रिकॉल कराएगी, उसे फिर से याद धराएगी। जैसे वो बालक आग को देखते क्या हुआ है, आग में हाथ डाला था, जल गया था, लेकिन जब दोबारा वो आग के पास जाएगा तुरंत उसकी मेमोरी उसको याद दिलाएगी, इसको छूना मत नहीं तो तू वापस जल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों अलग फैक्ट हुई। फिर उन्होंने जो इसको 6 और 5 का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, फिर उन्होंने दूसरा दिया, उन्होंने बताया कि ये टोटल कितना हुआ, 6 हो गया और उसमें 5 और 6 यानी कि 6 × 5 × 6, 30 छक्का हो जाए कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 हो गया। इतने प्रकार की बुद्धि के बारे में इन्होंने वर्णन की थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि जो इनकी क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा बताओ संक्रिया का भाग कौन सा नहीं है, 4 तो इसमें से, 3 इसमें से उठा लेगा, 1 इसमें से ले लेगा, उसी में कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं है, आप एकदम समझने की कोशिश कीजिए और बहुत आसानी के साथ आप इसे समझ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।